आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एनालॉजी और से वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल का मतलब होता है डिफरेंट मटेरियल्स which have different conductivity are adjacent to each other and heat is flowing through all of them through conduction. Our aim is to find out the combined resistance or the combined conductivity of the system. So this is sometimes called resistance analogy. Heat conduction through a कंपोजिट वॉल। ठीक है, सपोज ठीक है, ये तीन मटेरियल हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। ठीक है, मटेरियल ए की थिकनेस है वो डेल्टा एक्स ए है, मटेरियल बी की थिकनेस जो है वो डेल्टा एक्स बी है, मटेरियल सी की थिकनेस डेल्टा एक्स सी है। ठीक है, हीट यहां से दे रहे हैं ए से, हीट ए साइड से आ रही है, सी साइड से निकल रही है। ए पे टेम्परेचर टी ए है, या इसको मैं T1 भी कह सकता हूं, T1। ठीक है, ए और बी के बीच में टेम्परेचर T2 है, बी और सी के बीच में टेम्परेचर T3 है, और सी के सबसे एंड पे टेम्परेचर T4 है। ठीक है, now this is steady state heat conduction. This is steady state. Steady state का मतलब होता है all derivative with respect to time are zero. ठीक है, so this is a steady state heat transfer problem. अब फोरियर लॉ तो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। फोरियर लॉ सब पे एप्लीकेबल है। और स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टडी स्टेट का मतलब ये है यार, जो टेम्परेचर T1 पर है ना वो T1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सपोज T1 पे टेम्परेचर 80 है, T1 पे टेम्परेचर 80 है, और ए और बी पे टेम्परेचर 70 है, बी और सी के बीच में टेम्परेचर 60 है, और सी के T4 जो टेम्परेचर है वो 40 है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर 80 है, 70 है, यहाँ पर टेम्परेचर 60 की बजाय तुम 65 लो। यहाँ पर टेम्परेचर 65 है और यहाँ पर 40 है, और यहाँ पर 40 नहीं, यहाँ पे 30 है। सो ए बी सी स्टडी स्टेट का मतलब क्या है यार, कि जो टेम्परेचर है ना वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जितनी हीट यहां पर आ रही है यहां से, वो हीट, कुछ हीट ये मटेरियल खा जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस, और उसके बाद वो बी को दे देगा, फिर बी अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हीट खाएगा, फिर सी को दे देगा, फिर सी अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हीट खाएगा। अब तुम ये देखो, ए और बी के जंक्शन में टेम्परेचर ड्रॉप कितना है? यहां पर 10 का डिफरेंस है। T2 और T3 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। और बी और सी में टेम्परेचर ड्रॉप कितना है? 65 और 30, 65 टू 30, 35 का डिफरेंस है। तो तुम क्या देख रहे हो कि सपोज मैं ये कह दूं डेल्टा एक्स ए इक्वल टू डेल्टा एक्स बी डेल्टा एक्स सी, तीनों की थिकनेस इक्वल अगर हो, तीनों की थिकनेस अगर इक्वल हो और टेम्परेचर ड्रॉप इतना हो, एक में 10 हो रहा है, एक में 5 हो रहा है, एक में 35 हो रहा है, तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है सबसे? इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप किस में हो रहा है? सी स्लैब में हो रहा है।
सी स्लैब में हो रहा है, सो सी हैव मैक्सिमम ड्रॉप, सी हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अगर मैं इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रा करूं, प्रोफाइल दिखाई, कई बार गेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप प्रोफाइल दिखाई जाती है, एंड देन दे आस्क विच हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस और विच हैव मैक्सिमम कंडक्टिविटी। सो अगर मैं इसको ड्रा करूं, सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर प्रोफाइल, एयर बी में कितना है 10 का स्लोप है, सो आई लाइक ड्रॉ इट 10, ठीक है। बी और सी में ड्रॉप कितना है 5 का, तो पहले से कम ड्रॉप है, पहले से कम ड्रॉप है, तो इसका स्लोप जो है ना बी और सी में ये बहुत कम आएगा, ए इतना ही आएगा। क्योंकि अगर मैं अब इसमें डेल्टा सी देखूं और यहां पर डेल्टा सी देखूं तो ये थीटा कम होगा, दिस वन, this theta will be less and this theta will be more because there is a higher temperature drop। यहां पे 10 है, यहां पे 5 है, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैं इसको ड्रॉप करूं, यहां पे कितना है 35, तो एकदम से ड्रॉप आएगा, एकदम से ड्रॉप आएगा, दिस विल बी द सी में ड्रॉप कितना आएगा 35, इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप आ रहा है। इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं, इसको मैं ए कहूं, इसको मैं बी कहूं, इसको सी कहूं, तो किस में टेम्परेचर ड्रॉप सबसे ज्यादा है, सी में सबसे ज्यादा ड्रॉप है, तो सी में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसके बाद ए में है, उसके बाद बी में, ठीक है, क्योंकि स्लोप सी में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। सो नाउ मूविंग अहेड, derive an expression for one dimensional steady state heat conduction through a composite wall, or sometimes it is called resistance analogy, ठीक है। नाउ वाल ए को लो, वाल ए के ऊपर फोरियर लॉ लगाओ। सो व्हाट इज फोरियर लॉ फॉर वाल ए, सो द हीट ट्रांसफर फॉर वाल ए इज क्यू ए इज के ए, के मटेरियल ए की कंडक्टिविटी, एरिया अवेलेबल, मैं इस ए को स्मॉल ए कर देता हूं, सो कंडक्टिविटी जो है हम इसकी स्मॉल के ए में लिख देते हैं, ये के बी लिख देते हैं, ये के बी और ये के सी, ठीक है। सो मटेरियल ए के लिए क्या हो गया, के कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए, द एरिया अवेलेबल फॉर हीट ट्रांसफर, डेल्टा टी कितना है T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा एक्स ए, सो माइनस साइन फॉर फोरियर लॉ, ठीक है। सो क्यू ए इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 फॉर डेल्टा एक्स ए। नाउ फॉर मटेरियल बी फोरियर लॉ क्या लगेगा, क्यू बी इज माइनस के बी, एरिया अवेलेबल फॉर एक्सपोजर, लेट्स एरिया इज अवेलेबल, तीनों स्लैब का एरिया इक्वल है, डिफरेंट भी ले सकते हैं फॉर डिफरेंट केसेस, बट अभी इसको इक्वल लेके चलते हैं। डेल्टा टी कितना है T3 माइनस T2, टेम्परेचर ड्रॉप कितना है T3 माइनस T2, यही पोटेंशियल डिफरेंस है ना, T3 माइनस T2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बी, ठीक है। QC कितना है माइनस के सी ए T4 माइनस T3 अपॉन डेल्टा एक्स सी, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, QA QB QC, ठीक है। ये 3 हीट है। अब स्टडी स्टेट में क्या होगा यार, जितनी हीट ए से जाएगी उतनी हीट स्लैब बी से जाएगी, उतनी हीट स्लैब सी से जाएगी। सो दिस इज रेजिस्टेंस एनालॉजी। अब हम कह रहे हैं स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट कब होती है, स्टडी स्टेट जब होती है जब मटेरियल की जो हीट की कंजप्शन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो 3 स्लैब है ए बी सी, ठीक है, तीनों सीरीज में लगी हुई हैं, ठीक है, और तीनों हीट खा रही हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जितनी हीट ए से आ रही है उतनी हीट बी से जा रही है और इतनी हीट सी से जा रही है। तो व्हाट हैपेंस, इक्वेशन नंबर
1 becomes equal to equation number 2 and it becomes equation to equation number 3. All three equation becomes equal. Why? Steady state है. So QA is equal to QB is equal to QC is equal to overall Q. ओवरऑल Q. जितनी हीट एक स्लैब से जा रही है बी से उतनी हीट बी स्लैब से जा रही है. सो QA is equal to QB is equal to QC implies क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 को लो. What is the equation number 1 says? QA is equal to minus KA T2 minus T1 upon delta X1. This is equation number 1. So यहाँ से T2 minus T1 की वैल्यू क्या आ गई? QA delta X1 upon KAA डेल्टा x1 को इधर ले गया तो Q डेल्टा x हो गया. Ka को इधर ले गया तो Ka हो गया इज इक्वल टू T2 माइनस T1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश. ठीक है, 1 डैश. सो इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 1 से हमने T2 माइनस T1 की वैल्यू निकाल ली. इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 से T3 माइनस T2 की वैल्यू निकालो. इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 से T4 माइनस T3 की वैल्यू निकालो. सो इक्वेशन नंबर 2 से T3 माइनस T2 की वैल्यू क्या आई? इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज माइनस QB डेल्टा X2 अपॉन माइनस KB A इज इक्वल टू T3 माइनस T2. ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश. ठीक है. Now equation number 3 क्या implies? Equation number 3 implies minus QC delta X3 upon minus KCA is equal to T4 minus T3. So this is equation number 3 dash. ठीक है, equation number 1, equation number 1 dash, equation number 2 dash, equation number 3 dash. ठीक है. अब एक काम करो, equation number 1 dash, 2 dash और 3 dash इन सबको ऐड कर दो. What will happen? T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा, T3 से ये T3 कैंसिल हो जाएगा. What we are left with? We are left with T4 minus T1 राइट साइड में. और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में केवल बच जाएगा ये, लेफ्ट साइड में बच जाएगा ये. सो इट गिव्स now this QA is equal to QB is equal to QC. The heat coming out through all the three slabs are equal because it is steady state. So Q को कॉमन ले सकते हो because QA is equal to QB is equal to QC. So it gives minus Q delta X1 upon KA plus delta X2 upon KBA plus delta XC upon KC A is equal to कि इधर क्या हो गया? ये सब कैंसिल हो गया. सॉरी, T2 से ये कैंसिल हो गया, ये क्या है? वी आर लेफ्ट विद T4 एंड T minus 1 is equal to T4 minus T1. So this is equation number 4. This is equation number 4. Hence Q is equal to T4 minus T1 upon delta X1 upon KAA plus delta X2 upon KBA plus delta X3 upon KCA. इसको AC ले लेते हैं, इसको AB ले लेते हैं, इसको AA ले लेते हैं. ठीक है, इतना स्लैब का था. अगर एरिया इक्वल होगा तो कॉमन आ जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. दिस इक्वेशन नंबर 5 इज द रेजिस्टेंस एनालॉजी. दिस इज द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस एनालॉजी और समटाइम्स इट इज कॉल्ड कंपोजिट वॉल एक्सप्रेशन. कंपोजिट वॉल क्या है? तीनों वॉल कंपोजिट में थी, एक दूसरे के साथ थी. और रेजिस्टेंस एनालॉजी क्यों कहते हैं?
12th में जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, व्हाट हैज हैपेंड, द रेजिस्टेंस हैव बीन एडेड, दिस डेल्टा एक्स अपॉन के ए इज रेजिस्टेंस। अगर आप गेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पास्ट ईयर्स के, तो दे हैव आस्क्ड व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, सो दिस इज T4 minus T1 is a potential difference, so this is a driving force and this delta x upon k is a resistance. So this is expression for, और माइनस को तुम अंदर ले जाओ, माइनस को तुम अंदर लेके जा सकते हो या फिर माइनस को तुम यहां लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, बिकॉज T4 क्या होगा, T4 हमेशा कम होगा भाई, हीट तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, तो T1 की वैल्यू तो कम ही आएगी ना, सॉरी T1 की वैल्यू तो ज्यादा ही आएगी, T1 की वैल्यू मान लो 100 है, तो T4 की वैल्यू क्या होगी 40, तो 40 माइनस 100 क्या -60, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट्स द यूज ऑफ माइनस साइन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एनालॉजी और से एक्सप्रेशन फॉर कंपोजिट वॉल। एक चीज और आती है इसमें, अगर इस वॉल में कंडक्शन की जगह, जिसको मैंने ग्रीन किया है, सपोज पानी भरा होता तो क्या होता, यहाँ फॉरियर लॉ तो लगता ही नहीं, यहाँ क्या लगता, यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगता, Q इक्वल टू H डेल्टा टी, और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अपॉन 1/H। तो व्हाट अगर इसमें कन्वेक्शन होता तो क्या होता, यहां बन जाता 1/H HB AB, ठीक है। अगर इसके बीच में पानी भरा होता या एयर भरी होती तो यहां पे कन्वेक्शन का लॉ लगता और वहां पे कन्वेक्शन कोएफिशिएंट आ जाता, ओके। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एनालॉजी।